आई एम हुस्नान खान, यू वाचिंग काका स्पोर्ट्स। क्रिकेट अपने ज़ोरों शोर से जारी है और पाकिस्तान में सियासत भी अपने फुल आबोताब के साथ चमक रही है। आज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरा T20 मैच खेला गया। दूसरी जानिब इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान T20 मैच, उनकी सीरीज़ का भी दूसरा खेला गया जो कि अभी अभी अख्ताम पजीर हुआ। अफगानिस्तान ने मुकर्रर 20 ओवर्स में ऑल टीम के आउट होते हुए 172 रन बनाए इंडिया के सामने। और फजल हक फरूकी ने पहले बॉल पे रोहित को आउट भी किया, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने टारगेट सिर्फ 15.3 ओवर में चेज कर लिया। इस मैच पे बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आज पहला मैच ख़त्म हुआ है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का, तो मेरा ख्याल है कि पहले उस पर बात कर ली जाए कि बाबर आजम पे कप्तानी का प्रेशर था या नहीं था। लेकिन उनकी कप्तानी को लेके लगातार तनकीद होती रही है हर जानिब से, चाहे वो हमारा सोशल मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, या साबका क्रिकेटर्स वगैरह ABCD कोई भी। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान एक अच्छे रेट के रेशो के साथ क्रिकेट जीत भी रहा था और पाकिस्तान की क्रिकेट इम्प्रूव भी कर रही थी। और हिस्ट्री में शायद फर्स्ट टाइम ही पाकिस्तान ODI में नंबर 1 बना था ना, और वो बाबर आजम की क़यादत में ही बना था। हाँ, उनकी क़यादत में ये जो 2022-2023 का टेस्ट सीज़न था, ये हमारे लिए कुछ मुतासर कुन नहीं रहा था, जहाँ पे पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ अपने होम ग्राउंड में 3-0 से टेस्ट सीरीज़ हारा था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-0 से 3 मैचेस की सीरीज़ हारा था। तो ये थोड़े से बाबर आजम की कप्तानी के कर्ट्स थे, जहाँ पे वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए जैसा उनको करना चाहिए था। लेकिन मैं बाबर आजम का, जाहिर सी बात है आप सब लोग जानते हैं कि एक बड़ा फ़ैन हूँ, तो मेरे नज़दीक भी बाबर आजम की कप्तानी के बगैर वो ज़्यादा अच्छा खेलते हैं और माशाल्लाह अब उनकी फॉर्म भी वापस आ रही है और वो खेल भी रहे हैं। लेकिन अब भी उन पे एतराज़ात हैं, उसकी तरफ भी आएंगे। लेकिन पहले मैं बात कर रहा था कप्तानी की, तो टेस्ट मैचेस में शान मसूद ने क़यादत की ना, तो पाकिस्तान 3-0 से हार गया। एक मैच में थोड़ी सी फाइट हुई जहाँ पे एक मरतबा हमें लगने लगा था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन वो मैच हम 80 रन से हारे। तो अगर आप 80 रन से मैच हारते हैं ना, तो इसका ये मतलब होता कि आप मैच को क्लोज नहीं लेके जा पाए। खुद आप सोचते रहे कि 5 विकेटें हाथ में थी और 100 रन चाहिए था। ये आपके दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया उस वक्त पूरे कॉन्फिडेंस में था कि हम पाकिस्तान को इस 100 में 50 के अंदर आउट करेंगे, और उन्होंने कर दिया था। और 2 मैचेस तो ऑस्ट्रेलिया वैसे ही वन साइडेड जीता। अब आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जी पाकिस्तान वैसे भी नहीं जीतता, लेकिन अगर ये सीरीज़ बाबर आजम की कप्तानी में हारी होती तो किसी की तरफ तवज्जो नहीं थी जानी। बाबर आजम की कप्तानी की वजह से पाकिस्तान हार रहा है, कब चेंज करोगे बाबर आजम को, ये बात होनी थी। शान मसूद की कप्तानी पे किसी ने बात नहीं की, हम भी नहीं करना चाहते। हमें भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलना मुश्किल है, क़यादत करना पाकिस्तान जैसी टीम की कुछ ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये बात करने का मकसद ये है, वो लोग जो बाबर आजम जैसे जब प्लेयर कैप्टन बनते हैं, जो इनके पीछे भौंकने ही मैं कहूँगा भौंकते हैं, तो उन लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए कि एक कैप्टन की ही सारी गलती नहीं होती, बल्कि वो कराची के बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं शायद डिजिटल चैनल के, तो वो एक टेस्ट मैच में कह रहे थे हम ये टेस्ट मैच बाबर आजम की वजह से हारे हैं। बाबर आजम से उस तरीके से परफॉर्म नहीं हो सका जिस तरीके की उनसे तवक्कुआत थी। लेकिन बाबर आजम के अलावा भी तो 11 प्लेयर टीम में थे, 10 प्लेयर टीम में थे ना। लेकिन निशाने के लिए कहीं ना कहीं से ढूंढ के बाबर आजम को निकाला जाता है। लेकिन मैं आज आप लोगों को चैलेंज दे रहा हूं कि अब आप बाबर आजम को ढूंढने से भी नहीं निकाल पाएंगे। जितना मर्जी आप ढूंढेंगे ना कि बाबर आजम की गलती हमारे हाथ, अभी भी आप 1-2 चीज़ पे तनकीद कर रहे हैं, वो इस मैच में डिस्कस करते हैं, तो ढूंढेंगे भी ना तो आप फिर खुद ही शर्मिंदा होंगे। जैसे आज उसने ट्वीट की वेल प्लेड एंड अलोन वॉरियर वगैरह। तो इसलिए मैं तो पाकिस्तान के तमाम कप्तानों को सपोर्ट करता हूँ। पाकिस्तान की टीम को जो सपोर्ट करना होता है, अच्छा बुरा खेलती है हमारी टीम, यही टीम हमें खुशियां मनाने का मौका भी फराहम करती है।
तो जब बुरा वक्त होता है तो हमें इनका साथ देना चाहिए। उसी तरह अगर बात की जाए शाहीन शाह अफरीदी की, तो नो डाउट उन्होंने लाहौर कलंदर की आउटस्टैंडिंग कप्तानी की। लाहौर कलंदर को 8 पिछले 6 सीजन 7वें 8वें में उन्होंने की। 6 सीजन में ऐसा कोई कप्तान मिला ही नहीं जैसी कप्तानी शाहीन अफरीदी ने की। हालांकि लाहौर की कप्तानी अजहर अली ने की जो तब पाकिस्तान के करंट कैप्टन थे। उसके अलावा लाहौर की कप्तानी ब्रायडन मकल्लम ने की, एबी डिविलियर्स ने की, उसके अलावा सुहेल अख्तर ने की, और भी बीच में एक दो नाम शायद थे जिन सब ने लाहौर कलंदर की कप्तानी की। लेकिन लाहौर कलंदर की नैया कोई भी पार नहीं लगा सका। ये फरीजा आ के सर अंजाम दिया शाहीन शाह अफरीदी ने। जब शमीन राना से पूछा गया कि शाहीन अफरीदी को आपने अचानक कैसे कैप्टन मुंतखब कर लिया और वो इतने सक्सेसफुल हो गए, तो वो कहते हैं जब बात चलने लगी कि शाहीन को कैप्टन बनाया जाए, उसमें हमें इस चीज़ का टैलेंट नज़र आ रहा है कि उसमें कप्तानी के जरासीम मौजूद हैं और वो एक बेहतर कैप्टन हो सकता है। तो हमने शाहीन से पूछा कि क्या तुम कप्तानी के लिए तैयार हो, तो उसने कहा डेफिनेटली मैं बिल्कुल रेडी हूँ, अगर मैनेजमेंट और टीम मालकान चाहेंगे तो मैं कप्तानी करूँगा। तो शमीन राना ने कहा कि मैंने शाहीन अफरीदी को बोला कि यार तू फिर एक मरतबा सोच ले, अपनी फैमिली से मशवरा कर ले, अपने ससुर शाहिद अफरीदी से मशवरा कर ले जो कि तब बनने वाले थे। तो क्योंकि लाहौर कलंदर के कप्तान को ना बड़ी गालियां पड़ती हैं, क्योंकि पहले 6 में से 5 सीजन में लाहौर कलंदर ने बॉटम पे फिनिश किया था। तो उन्होंने कहा, मैंने बोला कि लाहौर कलंदर के कप्तान को बहुत गालियां पड़ती हैं, बड़ा क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है। तो अगर तुझे कोई ऐसा बोलेगा ना तो वो तकलीफ मुझे होगी, क्योंकि वी आर फैमिली। तो तू तसल्ली से सोच के फैसला कर। तो शाहीन अफरीदी ने बजाय सोचने के वहीं पे बैठे बैठे बोला कि राणा साहब आप ये क्यों नहीं सोचते कि शायद मैं ही वो कप्तान हूँ जो लाहौर कलंदर टीम की सिमत चेंज कर सकता है। मुझे अल्लाह ताला ने सिर्फ 21 साल की उम्र में क्रिकेटर ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड से नवाज दिया है। 21 साल की उम्र में दुनिया में कभी किसी को नहीं मिला। तो आप ये सोचें ना, हो सकता है मैं ही वो पहला कप्तान हूँ जो लाहौर कलंदर की किस्मत चेंज करे। और उन्होंने फिर की, लाहौर कलंदर को पहला सीजन जिताया और फिर दूसरा भी। तो अब तीसरा सीजन आने वाला है, देखते हैं लाहौर कलंदर शाहीन अफरीदी की कप्तानी में टाइटल जीतने के हैट्रिक कर पाती है या नहीं। तो अब आते हैं वापस न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के मैच पे। तो शाहीन अफरीदी ने यहाँ भी 2 मैचेस में कप्तानी की। बॉलिंग चेंजेस को लेके थोड़ा सा जो है ना डाउट रहा कि वो एक ओवर करवा रहे थे, फिर बॉलर चेंज कर रहे थे, फील्डिंग पोजीशन में थोड़ा सा गैप रहा। हत्ता कि रिजवान और बाबर उनकी मुआवनत करने के लिए मौजूद हैं, लेकिन फिर भी फाइनल फैसले तो शाहीन अफरीदी कर रहे हैं। पहले मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला किया, उन्होंने एक बड़ा टोटल लगा दिया। हम एक वक्त जीतने की पोजीशन में जाने के बाद हारे पहला मैच। आज भी सेम वही गलती, और अगर ये गलती खुदा ना खास्ता बाबर आजम से हुई होती, शाहीन अफरीदी पे मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये गलती बाबर आजम से हुई होती तो जो कराची का एक मखसूस तबका है ना जर्नलिस्ट का, उसने कूद के पड़ जाना था सबको। ये कौन सा कप्तान है, पहले मैच में तूने टॉस जीत के फील्डिंग की, तूने उस गलती से सबक ही नहीं सीखा, ये लर्न नहीं कर रहा, ये वही गलतियां दोहराता है, इसे 2 दिन बाद अपनी गलती नहीं याद रही, इसे कप्तानी से कब हटाओगे। तो अब तक बरमार लग जाती ट्विटर फेसबुक पे इस तरह की पोस्ट की। लेकिन शाहीन अफरीदी ने वो गलती की तो किसी ने इसका जिक्र नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेयार सबके लिए यकसा होना चाहिए। बाबर आजम भी वैसा ही कैप्टन है जैसे शाहीन है। तो शाहीन ने गलती तो डेफिनेटली की, क्योंकि आप टॉस जीत रहे हैं, तो अगर आप बैटिंग करके 190 प्लस लगा लेते हैं तो डेफिनेटली कोई भी टीम चेज करते हुए चोक करती है। और 190 प्लस तो 10 में से एक बार ही शायद चेज हो सकता है, या वो भी ज़्यादा बोल गया हूँ मैं, 10 में से 9.5 बार नहीं चेज होता होगा, 20 में से एक मरतबा चेज होता होगा, क्योंकि 190 प्लस एक बड़ा स्कोर होता है। इतने बड़े स्कोर में आप अगर पहुंच भी जाएं तो फिर भी आप कहीं ना कोई गैम्बल कर देते हैं, जिसकी वजह से आप मैच हार जाते हैं। तो फिल एलन का बल्ला एक मरतबा फिर बड़े ज़ोरों से चला पाकिस्तान के खिलाफ। एक अच्छा टैलेंट मिला उनको, मार्टिन गुप्टिल के कैरियर के दौरान उन्हें बेंच पे बिठा के फिल एलन को वर्ल्ड कप खिलाया गया।
तो वो इन्वेस्टमेंट अब नज़र आ रही है न्यूजीलैंड की कि वो फिल एलन जिनको वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में शाहीन ने पहले ओवर में 2 बॉलों पे 2 मरतबा आउट किया था, कल उन्होंने शाहीन अफरीदी को ही 1 ओवर में सबसे ज़्यादा रन लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया। 2 छक्के और 4 चौके, शायद 24 रन, सॉरी 2 छक्के और 3 चौके लगाए, 24 रन मेरे ख्याल शाहीन के 1 ओवर में उन्होंने बनाए थे। तो आज भी बड़ी तसल्ली से उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर का कुटापा चढ़ा और 41 बॉलों पे 74 रन, 180 के स्ट्राइक रेट के साथ जब आपका ओपनर खेल जाए ना इतनी लंबी इनिंग्स, तो 20% मैच तो आप वहीं पे जीत जाते हो। फिल एलन ने अपनी इस इनिंग्स में 7 चौके जबकि 5 बुलंदोबाला छक्के भी लगाए। उसके साथ उनका साथ देने वाले डेविड कॉनवे शुरुआत में उनको स्ट्राइक रोटेट करते रहे, 15 बॉलों पे 20 रन बनाकर वो आउट हुए। केन विलियमसन यार एक बैट्समैन है, वो बहुत कम देखते हैं हम किसी भी बैट्समैन को इतनी ज़्यादा इंजरीज का शिकार होते हुए। शायद उनको कोई फिटनेस प्रॉब्लम है, ज़ाहिर तो नज़र नहीं आती, ज़ाहिर तो वो बिल्कुल फिट नज़र आते हैं। कल के मैच में भी उन्होंने, परसों के मैच में 3-4 कैचेस पकड़े थे, बड़े एक्टिव लग रहे थे हर तरीके से। बल्लेबाज हैं, फास्ट बॉलर भी नहीं कि कहीं भागते हुए अचानक से कोई इंजरी वगैरह आ गई तो। लेकिन आज फिर वो इंजरी का शिकार होकर 26 रन पे खेल रहे थे जिस वक्त वो रिटायर हट होके चले गए, और उसके बाद फील्डिंग में भी नहीं आए। स्मिथ है, जे रूट है, विराट कोहली है, बाबर आजम है, तो ये सारे जो अव्वल दर्जे के, शाही होप को भी आप इसमें शामिल कर लें, करुणा रत्ने को भी कर लें, तो ये सारे अव्वल दर्जे के बल्लेबाज हैं। लेकिन बैटर्स को इस तरह की और इतनी लंबी लंबी इंजरीज होते हुए हमने देखा नहीं। यकीनन कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है केन विलियमसन के साथ जिसकी वजह से वो बार बार इस तरह अनफिट हो रहे हैं। खैर उनके बाद डेरी मिचेल ने 10 बॉलों पे 17 रन बनाए, फिलिप्स ने 9 बॉलों पे 13 रन बनाए, चैपमैन आज शुक्र है नहीं चला, 9 बॉलों पे 4 रन बनाकर आउट हुआ। मिचेल सेंटनर को आखिर में मौका मिल गया, उसने 3 चौके 2 छक्कों की मदद से 25 रन बनाए और मुकर्ररा ओवर में न्यूजीलैंड ने ऑल आउट होते हुए 194 रन बनाए, सॉरी 8 विकेटों के नुकसान पे 194 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 195 का टारगेट दिया गया। आज शाहीन शाह अफरीदी इकोनॉमिकल रहे, उतनी मार नहीं पड़ी। कल जितने स्कोर 1 ओवर में पड़ गए थे ना शाहीन को, आज तो 4 ओवर्स में भी शाहीन ने उतने रन नहीं खाए। 4 ओवर्स में 30 रन दिए उन्होंने, विकेट से महरूम रहे लेकिन बॉलिंग अच्छी की, रिदम आता हुआ नजर आया, स्पीड भी आज ठीक लग रही थी। उसके साथ उन्होंने हारिस रऊफ से अब करवाते हैं स्टार्ट, तो हारिस रऊफ को 38 रन जरूर लगे लेकिन उसके साथ साथ वो 3 विकेटें भी ले गए। अब्बास अफरीदी जो कि उमर गुल के बांजे हैं, पहले मैच में डेब्यू में 3 विकेटें उन्होंने हासिल की थी। आज अच्छी बॉलिंग की लेकिन एंड पे जो उनको छक्के पड़ गए सेंट्रलर से, तो 4 ओवर में 43 रन उन्होंने दे दिए, 43 रन, लेकिन 2 विकेटें वो आज भी ले गए, तो 2 मैचों में 5 विकेटें हो चुकी हैं उनकी। उसके बाद आमिर जमाल की मुझे समझ नहीं आ रही यार, इतना ज़बरदस्त टैलेंट है, हर तरह की उसके पास बॉल है, स्विंग करना वो जानता है, स्लोवर बॉल उसके पास है, स्लोअर जार्कर उसके पास है, पेस के साथ जार्कर उसके पास है, बॉन्सर बड़े अच्छे मारता है। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में वो आउट क्लास बॉलिंग करके आया है। कल परसों वाले मैच में भी उसने 56 रन दे दिए थे, आज 42 रन दिए। लेकिन आमिर जमाल की जिस तरह का वो बॉलर है, या जिस तरह की अब उससे उम्मीदें वाबस्ता होनी शुरू हो गई हैं, तो ये रन थोड़े ज़्यादा हैं। आखिर पे मीर हमजा जिनके बारे में कहा जा रहा था जी कि हो सकता है नवाज खेले उनकी जगह, लेकिन मीर हमजा को ही खिलाया गया। तो आज जब सुबह अभी प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं हुई थी तो मैं सोशल मीडिया पे एक लतीफ़ा पढ़ रहा था, सोचा आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूं कि कहीं से ना 2 चर्सी लिखा हुआ था, कहीं से 2 चर्सी ना गुजर के जा रहे थे और उन दोनों के कपड़े शदीद गंदे थे। तो उनके पास से कोई शख्स गुजरा तो उसने कहा यार तुम लोगों के कपड़े इतने गंदे हैं, ये चेंज ही कर लो। तो उन दोनों ने वो आपस में चेंज कर लिए कि हमने कपड़े चेंज कर लिए। वो हिसाब है मोहम्मद नवाज और उसामा मीर का। आप नवाज को खिलाएं या उसामा मीर को, रिजल्ट क्या होने वाला है ये कौम अब बखूबी जानती है।
उसामा मीर ने लीग्स में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, इंटरनेशनल में भी, लेकिन वो उस तरह के बॉलर कहीं से नहीं लग रहे कि वो रेगुलर पाकिस्तान के लेग स्पिनर बने, जैसे कि पहले अफरीदी थे या ऑफ स्पिनर हफीज़ अजमल। शादाब खान ने बहुत अरसा कैरी ऑन किया उनकी लेगेसी को, लेकिन चलें उनकी फॉर्म चली गई, वो आ जाएगी क्योंकि उन्होंने पहले करके दिखाया हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से T20 इंटरनेशनल में पहली 100 विकेटें मुकम्मल करने वाले बॉलर शादाब खान ही हैं, मेरा ख्याल है अभी तक वही हैं, उनके अलावा अभी और किसी ने नहीं की। तो शादाब खान ने परफॉर्म करके दिखाया हुआ है, 4 विकेटें भी ली हुई हैं, बहुत मरतबा 3 भी ली हुई हैं। तो इस वजह से शादाब खान पे हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है, जैसे ही उनकी फॉर्म आएगी तो वो पुराने अपने रिदम में चले जाएंगे। लेकिन उसामा मीर किसी भी सूरत मुझे नहीं लगता कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट मटेरियल है, क्योंकि अभी तो उनका कैरियर शुरू हुआ है, उन्होंने करके भी नहीं दिखाया हुआ और आउट फॉर्म भी हुए हुए हैं। तो अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि उसामा मीर ज़्यादा देर तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम में टिक पाएंगे। खासकर अगर अबरार की इंजरी कवर हो जाती है तो फिर तो डेफिनेटली अबरार ही खेलेगा जब तक शादाब खान परफॉर्म करके टीम में वापस नहीं आते। तो इस तरह न्यूजीलैंड ने 194 रन का टारगेट दिया, तो कुछ सांसें हमारी बहाल हुई कि पिछले मैच से ये 32 रन कम है, क्योंकि पिछले मैच में पाकिस्तान को हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर लगा था 226 रन। इससे पहले पाकिस्तान ने कभी नहीं इंटरनेशनल मैच में खाए थे, तो 194 थे। तो उम्मीद थी कि इंशाल्लाह हम ये टारगेट पूरा कर लेंगे। तो पहले ओवर की पहली बॉल पे साइम अयूब साहब ने सिंगल की, मोहम्मद रिजवान साहब ने आए, उनका तो जैसे दिमाग में पर्सनल गोल चल रहा था। मोहम्मद रिजवान बेसिकली बहुत मेहनती खिलाड़ी है और उसने अपनी मेहनत से बहुत सी, बाबर आजम तो कुछ भी क्रिटिसिज्म नहीं देख रहे या उनके खिलाफ कुछ भी उतने लोग नहीं हैं, मोहम्मद रिजवान के खिलाफ तो सारे का सारा क्रिकेट बोर्ड, PSL की तमाम फ्रेंचाइज हर तरीके से उनको प्लेयर ही नहीं थे मानते T20 का। उन्होंने मेहनत की, खुद को साबित करके दिखाया, लेकिन एक लेवल उनके साथ अब भी लगा हुआ है, वो है उनके स्ट्राइक रेट को लेके कि वो और बाबर बहुत स्लो खेलते हैं, जिसकी वजह से पावर प्ले का पाकिस्तान फ़ायदा नहीं उठा पाता और इस तरह की मज़ीद भी काफ़ी चीज़ें। लेकिन जब इस मरतबा बात शुरू हुई साइम के साथ साहबजादा फरहान को आजमाने की या फ़खर जमान को ओपन करवाने की, फ़खर जमान पे भी आएंगे, तो मोहम्मद रिजवान ने टीम डायरेक्टर हफीज़ के साथ काफ़ी लंबी चौड़ी मीटिंग की और उनको कन्विंस किया कि मुझे एज ए ओपनर ही रखा जाए और मैं पाकिस्तान टीम के ज़्यादा काम आ सकता हूँ एज ए ओपनर खेलते हुए। तो आज जब दूसरी बॉल फेस करने के लिए सामने आए हमारे जनाब रिजवान, तो सोथी की बॉल थी और उन्होंने उठा के छक्का मारा। अब छक्का तो पहली बॉल पे काफ़ी मरतबा रिजवान लगा चुके हैं, उन्होंने बनेश्वर कुमार को भी T20 वर्ल्ड कप 2021 में छक्का लगाया था, लेकिन आज का छक्का उनके लिए ना थोड़ा स्पेशल था। पाकिस्तान की जानिब से T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा छक्कों का रिकॉर्ड अफरीदी के पास था, पहले 74 6 उन्होंने लगाए थे। उनके रिटायरमेंट के बाद ये रिकॉर्ड हफीज़ ने अपने आखिरी 1-2 मैचों में तोड़ दिया था और उन्होंने 76 छक्के लगाए थे अपने T20 इंटरनेशनल कैरियर में। तो रिजवान जब पिछले मैच में मैदान में उतरे थे उस वक्त उनके छक्कों की तादाद 74 थी और उन्हें नंबर 1 पाकिस्तान का सिक्सर बैटर बनने के लिए 3 छक्के चाहिए थे। पिछले इनिंग्स में भी वो 2 छक्के लगा चुके थे और तीसरा भी छक्का लगाने की कोशिश में वो आउट हुए थे। तो इस तरह आज उन्होंने पहली ही बॉल पे छक्का लगाया और इसके साथ ही वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर बन गए हैं। तो मोहम्मद रिजवान के लिए स्टोरी तो बनती है कि छक्का नहीं मार सकता से पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाला प्लेयर, क्योंकि जब कराची किंग्स ने उनको ख़रीदा हुआ था PSL में, शायद 3rd और 4th सीज़न था, तो उसमें वॉल्टन जो कि वेस्ट इंडीज के हैं उनको एज ए विकेट कीपर खिलाया जाता था और बाकी मैनेजमेंट करके बाबर भी तब कराची किंग में थे, तो माद वसीम कैप्टन थे और बार बार ये सवाल होता था क्योंकि रिजवान सरफराज के बाद पाकिस्तान के सेकंड बेस्ट
कीपर थे उस वक्त, बल्कि सरफराज को भी अक्सर रिजवान को सरफराज पे फौकियत दी जाती थी। तो सोशल मीडिया और प्रेस में पूछा जाता था माद वसीम से कि आप रिजवान को क्यों नहीं खिलाते, तो उसकी जानिब से एक मरतबा ये स्टेटमेंट आती थी कि वो छक्का नहीं मार सकता। फिर एक दो और जगह पे ये बात आई, तो रिजवान ने बहुत ही साबित कदमी के साथ अपने बुरे फेज को झेला और फिर मेहनत की, और आज वो पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर बन गए। लेकिन गोल ये नहीं होना चाहिए यार, आपका गोल ये होना चाहिए था कि मैं न्यूजीलैंड में हूँ, 5 T20 मैचेस की सीरीज़ है, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में क्लीन स्वीप अभी अभी हम खा के आ रहे हैं। कुछ तो टीम को रिलीफ का मौका मिले, कुछ तो शायकीन की सांसें बहाल हो, लेकिन नहीं। साइम अयूब छक्का लगाया, रिजवान ने सिंगल लेके नॉन स्ट्राइकिंग हैंड पे चले गए। साइम अयूब ने कहा मैं भी छक्का लगाऊंगा, तो वो चौथी ही बाल पर इस मरतबा आउट होकर चले गए। पिछले मैच में जो उन्होंने 8 बालों पे 27 रन बना के हवा बना था कि साइम अयूब ये कर देगा, साइम अयूब वो कर देगा, वो साइम अयूब सिर्फ 2 बालों पे 1 रन का मेहमान साबित हुआ आज। उसके बाद आए हमारे दिलों के कप्तान, और मेरे लिए तो वो हमेशा कैप्टन रहेंगे, बाबर आजम साहब। लेकिन रिजवान ने उनका ज़्यादा देर साथ देने की मोहलत नहीं दी बाबर आजम को, और अगले ही ओवर में मिलन की गेंद पे डेविड कॉनवे को कैच थमा के 7 रन पे ही पुलियन चले गए, और वो अपना माइलस्टोन अबूर कर चुके थे, इसलिए काफ़ी मुतमिन भी लगे। यहाँ पे आया आज के मैच का ट्विस्ट, जब फ़खर जमान मैदान पे आए, और फ़खर जमान का मेरे ख्याल में 6 बालों पे 1 स्कोर था, और तब उनका कैच भी ड्रॉप हुआ। उसके बाद हमने फ़खर स्ट्रॉम देखा ग्राउंड में, फिर फ़खर ने नहीं देखा किसी भी बॉलर की जानिब। स्पिनर आया तो स्पिनर से ही, फास्ट बॉलर आया और फास्ट बॉलर से ही, और वैसे भी फ़खर का न्यूजीलैंड के खिलाफ ये भी गुज़श्ता ODI वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान 400 रन चेज कर रहा था, तो वहाँ पे फ़खर की शानदार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान वो मैच जीत गया था। तो आज भी फ़खर जमान उसी मूड में हमें नज़र आए, और बाबर आजम को उन्होंने बोल दिया कि तू ना भाई अब सिंगल लेके मुझे दे, मेरी लग रही है, मैं मारूंगा और तसल्ली से मारूंगा। तो फ़खर जमान ने 5 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए, और 23 बालों पे अपनी निसफ सेंचुरी मुकम्मल की। लेकिन उसके बाद वो 9 ओवर 4 बॉलों पे 97 स्कोर हो चुका था पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को 62 बॉलों पे जीतने के लिए मजीद 97 रन ही दरकार थे शायद। तो उस वक्त फ़खर जमान एक गैर ज़रूरी शॉट खेलते हुए आउट हुए, लेकिन जिस तरह की वो इनिंग्स खेल रहे थे उन्होंने ऐसे ही खेलना था, चाहे वो विनिंग लाइन तक जाते या 1 बॉल पहले भी आउट होते, तो वो उसी अंदाज में खेल रहे थे। विकेट की तो वो परवाह कर नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था बाबर आजम मौजूद है। लेकिन उसके बाद आते हैं चाचू इफ्तिखार अहमद साहब, अच्छी भली यार क्रिकेट खेल रहे थे इफ्तिखार अहमद साहब, पता नहीं न्यूजीलैंड में पहुंच के इनको भी क्या हो गया। अभी आप शुरू हो लेने दें, PSL देखिएगा, मेरे ख्याल में इफ्तिखार मुल्तान सुल्तान में आ चुके हैं या कोयटा में ही हैं, जिस भी टीम में होंगे वो आपको अपनी अफादियत टीम में ज़रूर दिखाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन पिछले मैच में भी उनको इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया क्योंकि 14-15 बॉलों पे 24 रन बनाकर वो आउट हुए थे, 2 छक्के भी लगाए थे। लेकिन आज उन्होंने 8 बॉलों पे सिर्फ 4 रन बनाने की जहमत की, और न्यूजीलैंड के जो नए बॉलर हैं बिन सैम्स, उनके हाथों वो आउट होकर पवेलियन चले गए, और बाबर आजम जो कि दूसरे एंड पर मौजूद थे उन पे लगातार प्रेशर बढ़ता रहा। फिर आगे अल्लाह मियाँ की गां भी नहीं कटा, जिस किस्म का उनका फिटनेस लेवल है ना आजम खान साहब, आजम खान की फिटनेस को इग्नोर किया गया। आजम खान को हर तरीके से उनके लिस्ट ए क्रिकेट को, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को उस लेवल की नहीं थी कि उनको कौमी टीम में जगह दे दी जाती, लेकिन उनको जगह मिली सिर्फ और सिर्फ लीग क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे, कि लीग T20 क्रिकेट में जी आजम खान बहुत ज़्यादा छक्के लगाता है, तो इसलिए T20 क्रिकेट में हमें नंबर 6 पे एक फिनिशर चाहिए। तो मोहम्मद हारिस को टीम से ड्रॉप करके आजम खान साहब को इन किया गया कि इनकी छक्के लगाने की एबिलिटी ज़्यादा है। छक्के लगाने की एबिलिटी पता नहीं ज़्यादा है या नहीं, लेकिन हारिस इनसे ज़्यादा स्कोर ज़रूर बना लेता, मुझे इतना यकीन है हारिस पे।
मैं ये नहीं कह रहा कि चांस नहीं मिलना चाहिए था आजम खान को या कुछ भी, लेकिन अब उनको चांस मिला है ना, तो पता चल गया है कि 2021 के वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्ट होने के बाद जब उनको निकाला गया था ना, तो वो निकालने की वजह समझ आ गई है कि उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं कि वो उस तरह से नंबर 6 पे फिनिशर और हिटर का रोल निभा पाए। वो भी आसफ अली 2.0 ही है, क्योंकि आसफ अली ने भी अपने कैरियर में 2 मैच वर्ल्ड कप में जितवाए हैं, उसके अलावा कोई 1-2 जितवाया होगा। बाकी सारे मैच वो आते थे और हम कहते थे आसफ मारेगा, और जैसे आजम खान कर रहे हैं वैसे ही आसफ भी हमारे साथ करके चला जाता था और हम सिर्फ देखते रह जाते थे। इसी तरह अब हम माशाल्लाह देख रहे हैं आजम खान को। आज उन्होंने सिर्फ 2 रन बनाने की जहमत की और आउट हो गए, पोलियन चले गए ईश सोदी के हाथों। स्पिनर के हाथों आउट होना उनका नहीं बनता था। यहाँ पे लीग में तो शाहिद अफरीदी को ओवर में 4 छक्के मार दिए थे पीएसएल में, और भी कोई स्पिनर आता है तो ऐसे लगता है आजम खान खा ही जाएगा इसको, पता नहीं आजम खान नाश्ता नहीं करके आया हुआ, आज बॉलर ही खाएगा। तो वहाँ पे ईश सोदी से आप सीधे सीधे आउट हो गए। तो बाबर आजम दूसरे एंड पे तब भी मौजूद थे, और 36 बॉलों पे जब उन्होंने 50 मुकम्मल करके ऊपर की जानिब देखा तो ये 50 सेलिब्रेट नहीं की उन्होंने। तो वो यही कह रहे थे कि अल्लाह किसी को भी तो तौफीक दे कि वो मेरे साथ खड़ा और मैच फिनिश कर सके। तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ। अमर जमाल साहब को फिर शाहीन ने कहा कि तुम मुझसे पहले चले जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कैप्टन हैं, मैं आपको ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करवाऊंगा। तो वो भी 8 गेंदों के मेहमान साबित हुए और उन्होंने कैप्टन को फौरी तौर पे ग्राउंड पे बुला लिया। तो तब 12-13 से एवरेज ऊपर जा चुकी थी। 1 ओवर बीच में सेंटनर का आया जिसमें मेरे ख्याल 17वां ओवर था, बाबर आजम ने भी छक्का लगाया, सिंगल ली, फिर शाहीन ने छक्का लगाया। तो थोड़ी सी उम्मीद बंधी, लेकिन उसके फ़ौरन बाद बाबर आजम 43 बॉलों पे 66 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 7 चौके जबकि 2 छक्के भी शामिल हैं आज। और आज का बाबर आजम का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 154 का है। पिछले मैच में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 162 का था। अब बाबर आजम की इनिंग्स की बात की है तो बाबर आजम के सारे कॉन्सेप्ट को मैं इसके साथ ही क्लोज करना चाहूँगा कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म थे, तो बाबर आजम रन नहीं बना रहा, बाबर आजम से रन बन ही नहीं रहे, तो बाबर आजम को टीम में नहीं होना चाहिए। टेस्ट की परफॉर्मेंस को देख के सहाफ़ी ट्वीट कर रहे हैं कि बाबर आजम को T20 की टीम से कम वो निकाल दो, टीम पे बोझ बन गया है, फला फला फला। कल भी आपका कोई प्लेयर नहीं खड़ा हुआ, वो बेचारा एंड तक मैच को लेके गया, 162 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला। बाद में ताना गया दिया जाता है, विराट कोहली की तस्वीर उसके साथ अटैच करके चढ़ा दी जाती है। यार कभी खुद भी बाबर आजम ने दावा किया है कि मैं एज ए फिनिशर टीम में खेल रहा हूँ? कभी बाबर आजम के किसी फैन ने भी दावा किया है कि बाबर आजम का रोल आखिरी ओवर में हिटिंग करना है? बाबर आजम का कोहली से कंपैरिजन होता है रन्स के मामले में, और वो ज्यादा कंपैरिजन सिर्फ ओडीआई की हद तक है, क्योंकि ओडीआईज में आप 85, 90, 95 इसके दरमियान स्ट्राइक रेट के साथ इजीली खेल सकते हैं, और इसी के दरमियान स्ट्राइक रेट कोहली का भी है और बाबर का भी है। T20 क्रिकेट में हर प्लेयर का एक अलग-अलग रोल होता है, जिस रोल के तहत मैच खेला। लीग क्रिकेट तो है नहीं कि आपके 6 ही बल्लेबाज जाएं और मारना शुरू कर दें। विराट कोहली भी जब लंबी इनिंग्स खेलता है या फिनिश करता है तो शुरुआत में देखिएगा 30 बॉलों के करीब पहुंचने तक, 30 रन के करीब पहुंचने तक विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 100 के इर्द गिर्द ही होता है। हाँ, अल्लाह ताला ने उसको ज्यादा टैलेंट दिया, उसमें एबिलिटी है, वो लंबे शॉट भी खेलता है, दुनिया के किसी भी बॉलर को मार सकता है और कोई भी अनबिलीवेबल मैच जिता सकता है। तो विराट कोहली और बाबर आजम का इस लिहाज से कंपैरिजन करना कि 18 बॉलों पे 18 बॉलों पे विराट कोहली को पाकिस्तान के खिलाफ 48 रन चाहिए थे, तो विराट कोहली ने बना दिए, जबकि बाबर आजम को आज के ही मैच में 16 बॉलों पे 18 ही बॉलों पे 42 रन चाहिए थे, तो वो नहीं बना पाए। सिचुएशन चेंज थी, विराट कोहली के साथ हार्दिक पांड्या खड़े थे और उनके बाद आ रहे थे दनिश कार्तिक, जो कि दोनों एज ए फिनिशर खेलते हैं। मैच विराट कोहली ने ही फिनिश किया, लेकिन वहां पे विराट कोहली का रुतबा, और विराट कोहली खुद भी कहते हैं वो 2 अनबिलीवेबल छक्के थे, फिर लक उनका कुछ साथ दे गई
और कुछ बैड लक हमारा साथ दे गई कि नवाज साहब की गेंद नो बॉल हो गई। अगर वो लीगली छक्का भी होता तब भी 3 बॉलों पे 13 रन रह जाते, 2 बॉलों पे शायद, हाँ जी 2 बॉलों पे 7 रन, ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा था। वो एक तो नो बॉल पे छक्का हो गया, दूसरा जब फ्री हिट कराई तो वो बोल्ड होके 3 रन निकाल गया। विराट कोहली मतलब उसका माइंड कितना अलर्ट था, उसे पता था कि अगर फ्री हिट पे बोल्ड भी होते हैं तब भी आप 22 के रन ले सकते हैं। और कोई भी प्लेयर होता, मैं डेफिनेटली कहता हूँ वो चलता ही ना क्रीज से कि मैं बोल्ड हुआ हूँ तो अब कौन सा रन होगा, लेकिन उसने 3 रन ले लिए तो वो बॉल हमें 10 रन की पड़ी, जिसकी वजह से वो चेज हो गया था। वो भी कोई विराट कोहली ने ऐसे चमत्कार नहीं था कर दिया, लेकिन बाबर आजम का वो रोल कभी भी नहीं है। मैं उन्हें विराट कोहली की बात बताई, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बाबर आजम को उससे कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ। अब दाशु शनका ने 18 सॉरी, शनका श्रीलंका के कैप्टन थे, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के खिलाफ 18 बॉलों पे 58 रन उसने बना दिए। तो विराट कोहली ने 18 बॉलों पे 48 बनाए थे। तो क्या शनका विराट कोहली से बड़ा बैट्समैन है? आप कहेंगे नहीं जी, कभी नहीं। तो इसी तरह मेरे भाई बाबर और विराट कोहली का भी कोई कंपैरिजन नहीं है। बाबर को आपने रोल दिया है, ओपनिंग से आपने हटा दिया कि आपकी हिटिंग नहीं है ज्यादा, तो आप 1 डाउन खेलें, 2 ओपनर जाएंगे रजवान और साइम, वो अटैक करेंगे, उनमें से कोई आउट होगा आप जाएंगे, आप दूसरे को स्ट्राइक लेके देंगे, आपने विकेट नहीं गंवानी और आपने 20वें ओवर तक टीम को लेके जाना है। कोई भी आउट होके आजम खान, शाहीन अफरीदी तक भी आएगा तो आपका रोल ये रहेगा कि आपने उसको स्ट्राइक देना है, और जो आपको लूज बॉल मिले जिसका आपको पता हो कि ये मैं बाउंड्री से बाहर भेज दूंगा, आपने उसी बॉल पे जाना है। आपने 90% ये कोशिश करनी है कि आपकी विकेट ना गिरे। बाबर आजम वो रोल बखूबी निभा रहे हैं और वो रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं कि पिछले मैच में बाबर आजम ने 162 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बना दिए थे ना, आउट जहां पे फिर जाके होना ही होना था बाबर आजम ने, वो और क्या करते, फिर उन्होंने सीधी उल्टी शॉट लगानी थी, तो 57 रन बना के वो आउट हुए थे। अब मैं देख रहा था पोस्टें कई जगह पे लगी हुई थी कि एक जानिब 42 बॉलों पे 57 रन केन विलियमसन के थे और एक जानिब थे बाबर आजम के 35 बॉलों पे 57। 7 बॉलें कम खेली हुई थी बाबर आजम ने, उनका स्ट्राइक रेट 140 के करीब था और बाबर आजम का 160 से भी ऊपर था। तो उसके नीचे बड़े मजाहिया कमेंट्स वगैरह लिखे हुए थे, किसी जानिब लिखा हुआ था बर्गर और देसी प्याज, किसी जानिब क्रश और पहली नफरत और पता नहीं क्या क्या, इस तरह की चीजें लिखी हुई थी कि विलियमसन के 42 बॉलों पे 57 रन। हम कहते हैं यार ऑसम इनिंग्स, क्या बात है, ऐसा प्लेयर नहीं देखा, न्यूजीलैंड का। और जो लोग ये बातें कह रहे होते हैं ना, उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि न्यूजीलैंड दुनिया के नक्शे में है किस जगह, जाना तो बहुत दूर की बात है। तो उसकी हम तारीफ करेंगे। और वो बाबर आजम जो अपना सब कुछ पाकिस्तान को दे रहा है, जो पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैटर बन के सामने आया है, वो 35 बॉलों पे 57 बनाता है, तो हम ये कह देते हैं वो फिनिश क्यों नहीं करके आया। वो एक कोई शेर था ना कि ये वो सितारे नहीं जो लेके आया था शोहर फलानी का, तो बाबर आजम को हम ये बोल देते हैं। आज भी बाबर आजम ने 66 रन की इनिंग्स खेली, बैक टू बैक 50s लगा दी ना उसने। तो आपका तो और कोई प्लेयर जमान के अलावा मैं देख रहा हूं आपके पहले 7 प्लेयर, 2 इनको निकाल दी थी, 5 प्लेयर 10 रन तक भी नहीं पहुंचे। आप 200 कैसे चेज कर लेंगे? बाबर आजम को टीम से निकालने की बातें करते हैं, बाबर आजम की बराबरी की बातें करते हैं। आप पहले बाबर आजम के कैलिबर को टच तो करके दिखाएं। बाबर आजम ने जो जो कुछ पाकिस्तान को दे दिया है ना, आप एक लंबे तरीन अरसे तक भी खेलते रहें, आप कभी भी वो चीजें नहीं दे सकते पाकिस्तानी टीम को। अब मैं आपको बताता चलूँ, रिकॉर्ड अलर्ट की बात की जाए आज के मैच के हवाले से, तो ये बाबर आजम की T20 इंटरनेशनल में 100वीं इनिंग्स थी और इन्होंने बाबर आजम ने इस 100वीं इनिंग्स में 32 बॉलों पे हाफ सेंचुरी मुकम्मल की है। और बाबर आजम 100 इनिंग्सों में
सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले दुनिया के बल्लेबाज बने हैं। 100 प्लस इनिंग्स बहुत से प्लेयर्स ने खेली है। रोहित शर्मा की तो 140 हो चुकी हैं, गुप्टिल की 125 हैं, उसके अलावा 134 इनिंग्स हैं आयरलैंड के जो कैप्टन हैं पॉल स्टर्लिंग। उसके अलावा विराट कोहली की 108 इनिंग्स है, लेकिन विराट कोहली की भी 100 इनिंग्स में 50 प्लस स्कोर नहीं थे। आप सोचें T20 में वो लड़का हर तीसरे मैच में या हर पौने तीसरे मैच में वो 33% भी नहीं है, 35% मैचेस में वो 50 प्लस स्कोर करता है। और हम कहते हैं कि विराट कोहली बाबर आजम को जी निकाल देना चाहिए पाकिस्तान की T20 क्रिकेट से। उसके अलावा बाबर आजम टोटल 3600 से ज्यादा रन बना चुके हैं, जो हमने आपको पहले भी बताया था कि बाबर आजम दुनिया के तीसरे कामयाब तरीन T20 बैटर बन चुके हैं। बाबर आजम के ऊपर मैच फिनिशिंग की ही तनकीद होती है बार बार, उसके लिए मैंने एक दो डेटा निकाल के रखा हुआ था कि बाबर आजम को हम कहते हैं कि बाबर आजम हम मैच नहीं जितवाता, वो सिर्फ अपनी इनिंग्स खेलता है और चला जाता है, टीम हार जाती है। बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट सॉरी में T20 क्रिकेट में अब तक टोटल 21 मैन ऑफ द मैच ले चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और उनमें से 20 मैच पाकिस्तान जीता है। 20 मैचेस आप बाबर आजम के सर पे जीते ना, आप कहते हैं कि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है। 10 मरतबा बाबर आजम ने एज ओपनिंग बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को मैच जितवाया और नॉट आउट गया है 10 मरतबा। आप मुझे दुनिया का कोई ओपनर ला के दिखाए हाँ जो 10 मरतबा नॉट आउट गया हो एज ए ओपनर। उसके अलावा बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में 3 सेंचुरी हैं, जबकि टोटल बाबर आजम की T20 क्रिकेट में 10 सेंचुरियां हैं। पाकिस्तान की मेरे ख्याल उनके पीछे अगर कोई है तो उसकी 5 हैं, में शहजाद की हैं। दुनिया में बाबर आजम दूसरे नंबर पे है T20 सेंचुरीज में। पहले नंबर पे क्रिस गेल मौजूद हैं जो कि बहुत ही आगे हैं, और उन्होंने T20 क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा खेली, 600-700 मैच खेल के 22 सेंचुरियाँ उनकी। लेकिन उनके बाद दूसरे नंबर पे अगर कोई मौजूद है तो वो बाबर आजम है जिसकी 10 सेंचुरी हैं। उसके बाद मेरे ख्याल विराट की 8 हैं, रोहित की भी इतनी 8-7 ही हैं। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि बाबर आजम किस कैलिबर के T20 प्लेयर हैं। स्ट्राइक रेट हर T20 प्लेयर का 160 का नहीं होता। अगर कोई प्लेयर आपको 50 की एवरेज से रन बनाकर दे रहा है और वो हर दूसरे मैच में 50 स्कोर कर रहा है, तो उसका 130 का स्ट्राइक रेट आपको इसलिए फायदा पहुंचाता है कि वो आपकी एक एंड से विकेट नहीं गिरने देता, और दूसरे प्लेयर को कॉन्फिडेंस रहता है कि वो जिस तरह चाहे खेल सकता है। उसे ये डर नहीं है कि अगर मैं आउट हो गया तो दूसरा एंड चला जाएगा और मैच हार जाएंगे। वो आने वाले तमाम प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देता है। अब बाबर आजम की लास्ट 5 इनिंग्स की बात की जाए जो उन्होंने 1 डाउन पोजीशन पर खेली हैं, तो इत्तेफाक से ये 5 इनिंग्स बाबर आजम ने पाकिस्तान से बाहर अवे में खेली हैं। जो 5वीं इनिंग्स थी वो साउथ अफ्रीका में थी बाबर आजम की एज ए 1 डाउन बैटर, 52 रन थे। उसके बाद अवे इनिंग्स 1 डाउन जो थी बाबर आजम की थी जिम्बाब्वे में, उसमें 50 था। उसके अलावा इनिंग्स वेस्ट इंडीज में थी जो कि तीसरी इनिंग्स थी 1 डाउन, वो 57 रन की थी। और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 57 और 66, यानी कि पिछली 5 इनिंग्स में हमारे बाबर आजम ने 1 डाउन पोजीशन पर खेलते हुए पाकिस्तान से बाहर 4 तो सीना कंट्रीज है ना, एक वेस्ट इंडीज में है या जिम्बाब्वे में, 4 सीना कंट्रीज में ही है ना 50 स्कोर की है। तो आप नहीं बाबर आजम तक आप ना पहुंचे और ना ही आप पहुंचने की कोशिश करें। तो शाहीन अफरीदी ने 2 छक्के लगाए, 22 रन बनाए। तो शाहीन अफरीदी को अभी काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं सीखेंगे। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम किसी तरह से इस सीरीज़ में वापसी करे, जो कि अब मुमकिन लग तो नहीं रहा, लेकिन क्रिकेट है बॉस, इसमें कुछ भी कहा जा सकता है। कोई भी टीम 3 मैचेस इकट्ठे जीत सकती है। इसी पिछले साल एशेज जो इंग्लैंड में हो रही थी तो पहले 2 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, लेकिन तब मुझे एक मेरा दोस्त है उसने बोला था
कि इंग्लैंड तीनों मैचेस जीत जाएगा। और जब ब्रैडन मैकलम तीसरे मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो उन्होंने यही बोला था कि अब हमारी बारी है, हम तीनों मैच नहीं जीतने देंगे ऑस्ट्रेलिया को, और एशीज उनसे लेके रहेंगे, क्योंकि पिछली मरतबा ऑस्ट्रेलिया में वही जीते हुए थे ऑस्ट्रेलिया वाले। तो 2 मैचेस उन्होंने वन साइडेड जीत लिए, तीसरा मैच भी वो जीत गए थे। 2 दिन लगातार बारिश होती रही और सीरीज ड्रा हो गई, जिसकी वजह से ट्रॉफी चली गई थी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप उतना जिगरा रखें और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस हो कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, तो पाकिस्तानी टीम वापसी कर सकती है। बाय द वे और कोई भी रास्ता नहीं है पाकिस्तानी टीम की वापसी करने का। अगर बात की जाए एक लेटेस्ट न्यूज़ की, तो उसमें बताया जा रहा है कि हफीज़ के साथ खिलाड़ियों के काफ़ी झगड़े नज़र आ रहे हैं। हफीज़ के साथ प्लेयर्स काम करके खुश नहीं है। हफीज़ ने काफ़ी ज़्यादा सख्त पाबंदियाँ लगा दी हैं, जो कि बज़ाहिर तो अभी तक हमें प्रैक्टिकल होती नज़र नहीं आई, क्योंकि प्लेयर्स की फिटनेस पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ जब से हफीज़ उनके प्लेयर्स के साथ है। पिछले अब 2.5-3 माह से हफीज़ प्लेयर्स के साथ ही है ना। तो टीवी पे बैठ के जब कहा जाता था कि पिछले 2 साल में किसी भी प्लेयर का यो टेस्ट नहीं हुआ, तो तब तो हफीज़ कहते थे बहुत गलत हुआ यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब जब हफीज़ खुद डायरेक्टर हैं और सुना है कि जी बाहर जाने पे इतनी पाबंदी है, मैच में ऐसे करने पे $500 का जुर्माना है, वैसे करने पे $500 का जुर्माना है, सुबह इतनी देर ये वर्जिश ना करने पे इतना जुर्माना है, इस पे इतना है। तो टीम के जो बड़े खिलाड़ी हैं उनकी और हफीज़ की आपस में इस वक्त लग नहीं रही और अच्छी खबरें निकल के सामने नहीं आ रही। फिर कहा जाता है जी कि पाकिस्तानी कोचेस क्यों नहीं आते। वकार यूनुस आए, उन पे आपने अजीबोगरीब तरीके से उनको फारिग किया। मिसबा था जो थोड़ा बहुत, लेकिन मिसबा ने कप्तानी भी चुप करके की, कोचिंग भी चुप करके की, तो उसका दौर निकल गया। बोलने वालों की बात की जाए तो यूनुस खान एज ए बैटिंग मंटोर आए ना टीम के साथ, उन्होंने खिलाड़ियों को सेट करने की कोशिश की, 3 माह में रिजाइन करके चले गए। अब वही कुछ हफीज़ के साथ हो रहा है। यही जब फॉरेनर कोच आते हैं हमारे प्लेयर हंसी खुशी रहते हैं, कोई भी कोचेस के खिलाफ ग्रुप नहीं बना रहा होता, कोई भी किसी को कुछ नहीं कह रहा होता, ये सारा कुछ अपने प्लेयर्स के साथ ही करते हैं। तो फिर कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम के कोचेस पाकिस्तानी क्यों नहीं होते, तो वो इसी वजह से नहीं होते क्योंकि आपके खिलाड़ी नहीं चाहते कि पाकिस्तानी कोचेस हों, क्योंकि वो पर्सनली ले लेते हैं एक दूसरे को। अब हफीज़ बाबर आजम की कप्तानी में खेले हुए हैं, इस पूरी टीम के साथ ये हफीज़ खेले हुए हैं ना, शाहीन के साथ खेले हुए हैं, रिजवान के साथ खेले हुए हैं, फ़खर जमान के साथ खेले हुए हैं, इफ्तिखार के साथ खेले हुए हैं, सारे प्लेयर्स के साथ ही खेले हुए हैं। तो जब वो हेड कोच और डायरेक्टर बन के आ गए हैं, तो अब मुझे लग रहा है कि टीम में से ही कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अब नहीं चाहते कि हफीज़ ज़्यादा देर टीम के साथ कंटिन्यू करे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मना नहीं किया या SOPs नहीं बनाए, बल्कि वो डायरेक्ट $500 जुर्माना कर रहे हैं। और हमारे खिलाड़ी जो कि नहारियाँ खा खा के, बर्गर खा खा के, पिज़्ज़े खा खा के, जिनके इतने इतने विड हो गए हैं माशाल्लाह, फिटनेस की तरफ कोई तवज्जो नहीं, तो उनको जब हफीज़ सुबह आधे घंटे की साइकिलिंग करवाएगा तो जाहिर सी बात है उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो कहेंगे कि अब हम किस बंद गली में फंस चुके हैं। जबकि पिछले 2 साल से जितने भी फॉरेनर कोच थे, उनमें से हमारे हेड कोच, उनको भी डायरेक्टर का ओहदा ही दिया हुआ था, मिकी आर्थर, वो मेरे ख्याल 2 साल में से 4 माह पाकिस्तानी टीम के साथ रहे हैं, और उनकी सैलरी हफीज़ की 3 गुना सैलरी से भी ज़्यादा थी। लड़के भी खुश थे, वो भी खुश थे। उसमें हमने माशाल्लाह एशिया कप में इतना बुरा परफॉर्म किया, वर्ल्ड कप में नाक कटवाई। बाबर आजम जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर की हमने फिटनेस गवा ली, और उस फिटनेस की जाने की वजह से उसकी फॉर्म चली गई है। अब हर तरफ से बाबर आजम को कहा जा रहा है कि यार तू वापसी कर, ठीक है तुझसे रन ना बने, हमें कोई एतराज़ नहीं, आउट ऑफ फॉर्म है, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन पा तेरी मेहरबानी है कि तू अपनी फिटनेस पे काम कर, तेरा इतना निकला हुआ पेट हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम चाहते हैं कि तू पाकिस्तानी क्रिकेट का एक ऐसा बल्लेबाज बन जा कि कोई भी तेरे पीछे आ ना सके, तुझे पाकिस्तानी क्रिकेट में वो अरूज मिले और वो मुकाम मिले
जो इंडियन क्रिकेट में सचिन को मिला है। विराट रोहित बड़े प्लेयर से निकले थे ना, सचिन था, राहुल द्रविड़ था, वीवीएस लक्ष्मण था, सहवाग था, इतने बड़े नाम थे, 25-25 30-30 सेंचुरियों वाले। सचिन तेंदुलकर थे 100 सेंचुरियों वाले। लेकिन जिस वक्त बाबर आजम की टीम में एंट्री हुई थी, तब 2015 के वर्ल्ड कप में हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक स्कोर पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे। आयरलैंड के खिलाफ मैच हम सरफराज की सेंचुरी की वजह से मरते मरते जीते थे। उसके बाद अफ्रीका के खिलाफ मैच, मतलब किस्सा मुख्तसर के हमारे पास कोई बैटर था ही नहीं। कैप्टन थे हमारे तब पिछले 5 साल से मिसबाह उल हक साहब, और मिसबाह उल हक ने अपने ओडीआई कैरियर में एक भी सेंचुरी नहीं बनाई। मतलब इतनी खुश्क साल ज़मीन से, बंजर ज़मीन से बाबर आजम फूटा है और इस दरख्त पे फल लगना शुरू हो गया। तो हम चाहते हैं कि ये इतना बड़ा तनावर दरख्त बन जाए कि इसकी छाँव में हज़ारों नहीं लाखों प्लेयर कहें कि मुझे बाबर आजम बनना है। और उसके साथ साथ पीसीबी को प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे भी तवज्जो देनी चाहिए। शाहीन अफरीदी ने दोनों मैचेस में सरमनीज और टॉस पे इंग्लिश बोली, थोड़ी सी मुश्किल से बोल रहे थे, लेकिन देख के अच्छा लगा कि कम से कम वो कोशिश कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाएगा। जब वो पाकिस्तान आए या फ्री हो तो मज़ीद क्लासेस लें, ताकि थोड़े ही टाइम में वो सारा कवर कर लें। और ये काम अब बाबर आजम को भी करना चाहिए। बाबर आजम भी शाहीन जितनी अंग्रेजी तो बोल ही लेते हैं, लेकिन प्ले डेवलपमेंट में नहीं ना गए। अब जो एक वीडियो वायरल हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, कोई बच्चा उनसे नहीं, कोई वालिद उनसे ना सिग्नेचर ले रहा है कैप पे और शर्ट पे कि ये मेरे बच्चे की है, और वो बहुत बड़ा फ़ैन है, वो आपको रोल मॉडल मानता है। ये सारी बात उसने इंग्लिश में की, और बाबर आजम बस लिख रहे हैं, चुप नीचे देख के ना उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, ओके करके चले गए। और बाबर आजम के एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि बाबर आजम को समझ नहीं आई कि वो क्या कह के चले गए। तो इसलिए प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे खुसूसी तवज्जो होनी चाहिए। खासकर इस तरह के जो प्लेयर है, अब साइम अयूब आ रहा है, उसके बाद हारिस आएगा, तो ये सारे प्लेयर उससे निकलें। अब इंडिया का तो एक छोटा सा बच्चा भी टीम में आता है, तो उसकी अगर आप इंग्लिश चेक करें तो आप हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे यार वाह, ये पता नहीं कहाँ से सीख के आ गया। वैसे भी इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है हर काम में, लेकिन चलिए जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं वहाँ तक तो पहुँचे ना। कम से कम इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ये, हमारा प्राइड बनते हैं, कैप्टन बनते हैं टीम के, दुनिया की बड़ी लीग्स में जाते हैं खेलने के लिए। लीग से याद आया, हफीज़ के साथ ये भी प्लेयर्स का असल जो मुद्दा है ना, वो लीग्स को लेके है कि हफीज़ कोशिश कर रहे हैं कि पीएसएल के अलावा तमाम खिलाड़ी अगर खेले भी तो एक लीग खेले। उनकी तो ये कोशिश है कि एक भी ना खेलें, सिर्फ पीएसएल खेलें और फिर पाकिस्तान को अपना सारा टाइम दें। लेकिन खिलाड़ियों से ये बात नहीं हजम हो रही, जो एक साल में पाकिस्तान भी खेलते हैं और साथ 5-5 लीग्स भी खेल लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनेशनल मैचेस तो कम होते हैं। बजाय हफीज़, ये एक अच्छा इकदाम है उनका, लेकिन हफीज़ इसको भी थोड़ा सा साइड पे रख के पीसीबी के साथ मीटिंग्स करते और उनको बोलते कि अगर आपने मुझे लाया है तो मैं आपको ये सजेशन देता हूँ कि हमारी सीरीज लगातार होनी चाहिए, इतने इतने गैप नहीं होनी चाहिए। हमारे 4 सालों में हमने 19 से 23 के वर्ल्ड कप के दरमियान 27 ओडीआई मैचेस खेले थे, और इंडिया ने 2023 में 41 ओडीआई मैचेस खेले हैं। फ़र्क आपको यहीं से नज़र आ जाता है कि फिर उनके प्लेयर कैसे ना 100 सेंचुरियाँ और 50 सेंचुरियाँ बनाए। बाबर आजम अपने पीक के टाइम के 4 साल, जब वो ओडीआई के नंबर 1 बैटर रहे लगातार 4 साल, 2 साल वो ओडीआई टीम ऑफ द ईयर के कैप्टन बने, 2 साल वो ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने, 1 साल वो क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। इस सारे प्राइम पीरियड में बाबर आजम को सिर्फ 27 ओडीआई मैचेस खेलने को मिले। 2022 में जब बाबर आजम को ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, तो आप सुन के हैरान होंगे कि पूरे साल में बाबर आजम ने 6 इनिंग्स खेली थी और रन 700 के करीब थे। ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया 6 इनिंग्स खेलने में। तो सॉरी, हफीज़ को चाहिए कि वो, बल्कि जिस तरह की लड़ाई उसने लड़कों से ले ली है, अब तो सर से पानी मुझे लगता है
निकल ही जाएगा। जब एक मरतबा इस तरह की बातें टीम से आनी शुरू हो जाए ना, तो फिर उसे कवर होते हुए मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो कभी नहीं देखा। अगर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं बात कर रहा था कि हफीज़ को चाहिए कि वो क्रिकेट बोर्ड से बात करते कि अगर बड़ी टीमें नहीं हमें मिलती, बांग्लादेश से हम साल में एक मरतबा लाजमी खेलें, श्रीलंका से ओडीआई सीरीज खेलें, 5 मैचेस खेलें, जिम्बाब्वे से खेलें, किसी के साथ भी खेलें। तो इस तरह अगर हम खेलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारे प्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा यूज टू होंगे। लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं दिला रहे, प्लेयर्स के साथ पंगा ले लिया और प्लेयर्स को अपना दुश्मन बना लिया है कि मैं आपको लीग्स नहीं खेलने दूंगा। तो प्लेयर्स, जाहिर सी बात है कि अगर फ्री हैं और ग्लोबल T20 लीग हो रही है, ILT हो रहा है, अब T10 ने इतनी लीग्स अनाउंस कर दी हैं, उधर मेजर लीग अमेरिका में खेली जा रही है। तो इतनी सारी T20 लीग्स में जब इतना इतना पैसा देखते हैं खिलाड़ी, तो राह किससे जाता है। तो अगर फिर भी खिलाड़ी पाकिस्तान के सारे मैचेस खेलने के बाद जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका राइट है, पैसा कमाना किसका हक नहीं है। तो इसी चीज़ को लेके तनाज़ा जो है ना वो बढ़ता जा रहा है हफीज़ और प्लेयर्स के दरमियान। अब देखते हैं कि ये तनाज़ा कहाँ पे आके ख़त्म होता है और क्या हफीज़ इस सारे तनाज़े से निकलते हुए सरवाइव कर पाएंगे, या फिर जिस तरह यूनुस खान गए, जिस तरह वकार यूनुस गए, जिस तरह मियाँदाद 5 में गए थे, उस तरह ही उन्हें भी जाना पड़ेगा और हम एक मरतबा फिर फॉरनर कोच ही टीम के साथ देखेंगे। तो हफीज़ को चाहिए कि पाबंदियाँ थोड़ी सी नरम करते फिलहाल और प्लेयर्स को आहिस्ता आहिस्ता अपने डिसिप्लिन में डाले। अगर उन्होंने 2-4 साल टीम के साथ गुजारने हैं, क्योंकि ज़िका अशरफ साहब अब लग रहा है कि लंबे अरसे के लिए हैं, तो जब तक वो हैं वो इसी मैनेजमेंट को कैरी ऑन करेंगे। तो देखते हैं हम मज़ीद अगले 3 मैचेस में पाकिस्तानी टीम वापसी करती है या नहीं, शाहीन अफरीदी की कप्तानी में बेहतरी आती है या नहीं, और तीसरे मैच में अगर शाहीन अफरीदी टॉस जीतते हैं तो क्या वो बॉलिंग करेंगे या बैटिंग करेंगे, ये भी देखना ज़रूरी है। कि अब पहले मैच की गलती से तो दूसरे में नहीं सीखा, तो क्या दूसरे की गलती से तीसरे में हम सीखने जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो उसके लिए अब 2 दिन का वेट है। तीसरे दिन पाकिस्तान का मैच वो सुबह तकरीबन 5:15 लगेगा। तो उसमें जैसे ही कोई खबर वगैरह आती रहेगी वो हम आप पे लगातार पहुंचाते रहेंगे। अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान T20 सीरीज, जो कि इंडिया में ही खेली जा रही है, जिसके पहले मैच में इंडिया ने इजीली शिकस्त दी थी अफगानिस्तान को, और आज दूसरे मैच में भी अफगानिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। तो उनके ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज 9 बॉलों पे 14 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इब्राहिम जादरान जो कि कैप्टन अनाउंस हुए हैं नए, वो सिर्फ 8 रन के मेहमान साबित हुए और उन्होंने 10 बॉलें खेली। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि राशिद खान के साथ क्या इशू चल रहा है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कप्तानी को लेके चल रहा है या मैनेजमेंट को लेके चल रहा है, किस वजह से राशिद खान इस सीरीज में इन नहीं है। क्योंकि अगर उन पे कोई एक्शन होता लीग्स वगैरह की वजह से, तो लीग पे जिन 3 प्लेयर्स पे पाबंदी लगाई है वो तो तीनों प्लेयर्स अफगानिस्तान की टीम में मौजूद हमें नजर आ रहे हैं। राशिद खान के साथ क्या इशू है उसकी हम यकीनन तहकीक करेंगे और आपको उस सारी सूरत हाल से आगाह करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है, या फिर बाई बाई है इस वजह से राशिद खान इंडिया के खिलाफ नहीं खेल रहा कि कहीं उसने अच्छी बॉलिंग कर दी तो इंडिया एक आधा मैच हार ना जाए। वैसे बाय द वे इंडिया के पास अब T20 वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ एक इंटरनेशनल T20 मैच है, जो कि वो अगला अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। उसके बाद 5 टेस्ट मैचेस सीरीज है इंग्लैंड के खिलाफ, तो उसके बाद मेरे ख्याल IPL ही है, तो फिर सीधा T20 वर्ल्ड कप, या बीच में अगर कोई सीरीज होगी भी तो T20 मैच नहीं है इंडिया के पास, वो एक ही मैच बचा है जो वो खेलेंगे। तो गुलबुद्दीन नायब जो कि 19 के वर्ल्ड कप में कैप्टन भी थे अफगानिस्तान टीम के, यानी कि साबका कैप्टन रह चुके हैं, और 2023 में एशियन गेम जो चाइना में मुनक्किद हुई थी जहां पे अफगानिस्तान और इंडिया ने फाइनल खेला था, तो उस टीम में भी थे गुलबुद्दीन नायब और पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हराने में भी इनका अहम किरदार था। तो आज 35 बॉलों पे 57 रन की शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली,
4 चौके लगाए, 5 बुलंदों वाला छक्के लगाए। अजमतुल्ला को ने खुद को प्रमोट करवा ही लिया है, प्रॉपर नंबर 5 पे आप भेजने लग पड़े हैं। वैसे अजमतुल्ला का नंबर 8 से 9 था, लेकिन जैसी उन्होंने हिटिंग और जिस तरह की बैटिंग उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में की है उसके बाद की, तो अब वो प्रॉपर ऑलराउंडर बन चुके हैं। तो अजमतुल्ला आज तो नहीं चले, नबी ने 18 बॉलें ली और 14 रन ही बनाए। अब विकेट इतनी मुश्किल नहीं थी, बाई बाई वाला कॉन्सेप्ट है, या वैसे ही अफगानिस्तान के प्लेयर इतना ही खेल सकते हैं? मुझे नहीं लगता इतना ही खेल सकते हैं, क्योंकि जिस किस्म की क्रिकेट अफगानिस्तान टीम ने ओडीआई वर्ल्ड कप में दिखाई है ना, और जिस तरह की ये फ्लैट आज की विकेट थी, अगर अफगानिस्तानी टीम के सामने इंग्लैंड या पाकिस्तान और या ऑस्ट्रेलिया की टीम होती, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने की आग अफगानिस्तान में पाकिस्तान से बदला लेने वाली आग से ज़्यादा होगी। जो नसीम शाह ने 2 छक्के और दूसरी मरतबा ओवर में 11 रन बना के उन्हें गुस्सा दिलाया था ना, उससे मेरा ख्याल है 2 मिलियन या जितना भी कह लें 2000 मिलियन से गुना से ज़्यादा गुस्सा उन्हें ऑस्ट्रेलिया पे है। जो मैच ग्लेन मैक्सवेल ने 8वीं विकेट पे 200 से जायद की शराकतदारी पैट कमिंस के साथ बनाते हुए किया था। तो बात मैं कर रहा था ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या पाकिस्तान के में से कोई भी टीम इस विकेट पे इस अफगानिस्तानी टीम के सामने होती, डेफिनेटली अफगानिस्तान पहले बैटिंग करते हुए 220 बना सकता था, ऐसा मुझे लगता है। अब इंडिया के खिलाफ नेचुरली उनसे नहीं खेला जाता, इंडिया के खिलाफ नेचुरली जिम्बाब्वे या नमीबिया टाइप टीम बन जाती है अफगानिस्तान। 1% भी नहीं मैच में आती, बैटिंग में भी नहीं आती, बॉलिंग में भी नहीं आती। दुनिया की हर टीम के खिलाफ खेलते हुए वो मैच को लेके चलते हैं। चलिए आप आखिरी 5 ओवर में हार जाते हैं, आखिरी 10 ओवर में हार जाते हैं, 30 ओवर तक मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि अफगानिस्तान दुनिया की हर टीम के खिलाफ 30 ओवर तक मैच में होती है। कोई 1-2 मैच होगा जिसमें वो नहीं होंगे, बाकी अब वो बराबरी की टक्कर देते हैं। ओडीआई में उन्होंने इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका इन सबको हरा दिया, तो T20 में तो हराना ज़्यादा आसान है। लेकिन इंडिया का जब भी सामना करता है ना अफगानिस्तान, मैंने नहीं देखी कोई फाइट, मैंने कभी नहीं देखा कि अफगानिस्तानी टीम आगे से उस तरह रिस्पॉन्स कर। पहली गेंद ही ऐसे पता लग रहा होता है कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नामीबिया मैच चल रहा है, पूरे पूरे स्कोर बनाते हैं और इस तरह मार खाते हैं इंडियन बैटर्स से कि जिस तरह छोटे होते अपनी माँ के हाथ से खाना खाते थे, मतलब इतने शौक से मार खाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। आप इस मेरी तनकीद को नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें, या मुझे कहें कि मैं टिपिकल पाकिस्तानी सोच की वजह से ये बात कर रहा हूँ। अगर आप इंडियन भी हैं तब भी आप सोच के देखेंगे ना तो आपको यही लगे, अगर आप नेचुरल व्यू करेंगे अफगानिस्तान के दुनिया की किसी भी टीम के साथ मुकाबला करें और फिर अफगानिस्तान का इंडिया के साथ मुकाबला करें, तो आपको लगेगा, अगर आप इंडियन हैं तो आपको लगेगा हम तो है ही बहुत बड़ी तोप। जो भी है यार, आप अफगानिस्तान फाइट नहीं करता आपके खिलाफ, ये बात डेफिनेटली है। तो अर्शदीप सिंह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और हो सकता है कि पिछले T20 वर्ल्ड कप की तरह इस मरतबा अर्शदीप सिंह को दोबारा पिक कर लिया जाए। हालांकि इसके चांसेस कम हैं क्योंकि सिराज और बुमराह दोनों मौजूद हैं, उनके साथ शामी भी हैं, तो मुश्किल होगा। लेकिन जितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है ना अर्शदीप, मुझे लगता है ये लड़का T20 वर्ल्ड कप में आ जाएगा। 4 ओवर में आज भी 32 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। मुकेश कुमार महंगे साबित हुए थे, इसलिए उनके ओवर शिवम दुबे से करवाए गए। शिवम दुबे ने 36 बॉलों पे 3 ओवर में 36 रन दे के एक खिलाड़ी को आउट किया था। और मैन ऑफ द मैच आज के जो थे वो अक्षर पटेल थे। लड़का बॉलिंग करता है तो पता चलता है यार कोई स्पिनर बॉलिंग कर रहा है। 4 ओवर में 17 रन दे के 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। अगर इंडिया की इनिंग्स की बात की जाए तो अगर इंडियन इनिंग्स की बात की जाए तो इंडिया की जानिब से पहली बॉल पे आउट कर दिया था जब स्ट्राइक पे आए रोहित शर्मा। फजल हक फारूकी ने रोहित शर्मा को बोल्ड कर दिया था। फजल हक फारूकी की वही बॉल जो कि हमेशा रोहित शर्मा को लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की तंग करती है, उसी बॉल पे वो इस मरतबा एलबीडब्ल्यू नहीं बोल्ड ही हो गए। यशस्वी जायसवाल ने कमाल की इनिंग्स खेली, फिनिश करके उनको जाना चाहिए था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ खेलता है लड़का।
पता चलता है कि इंडिया के जैसे पुराने बैटर थे ना, सहवाग, ड्रेबर्ड, तेंदुलकर, उस तरह की लुक उसमें से आती है। अभी बहुत छोटा है लेकिन 34 बॉलों पे 68 रन बना गया लड़का, 5 चौके और 6 छक्के लगाए। उसके बाद विराट कोहली ने ऑलमोस्ट 15 माह के बाद T20 मैच खेला और 16 बालों पे 29 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल थे। और अब मुझे उम्मीद है कि विराट कोहली आखिरी मैच भी खेलेंगे क्योंकि वर्ल्ड कप में उनको रखना है। तो शिवम दुबे जो कि हार्दिक पांड्या की आंखों का कांटा बनते जा रहे हैं, पिछले मैच में भी शिवम दुबे ने, इंडिया एक मरतबा मुश्किल में आ गई थी, 50 पे 4 आउट हो गए थे, वहां से शिवम दुबे ने मैच जितवा दिया था। और आज भी उसने क्या कमाल मारा है, 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग करते हुए भी विकेट ले गया था। 63 रन उसने नॉट आउट बनाए थे, 4 छक्के और 5 चौके उसमें शामिल थे। तो हार्दिक पांड्या फिटनेस की वजह से तो बाहर हैं, लेकिन अगर शिवम दुबे यही परफॉर्मेंस देता रहा तो फिर नो डाउट हार्दिक पांड्या की जगह शिवम दुबे फिट होने जा रहे हैं टीम इंडिया में। तो इस तरह फिर 15.4 ओवर में हंसते खेलते इंडिया ने ये एक नन्ना मुन्ना टोटल अबूर कर लिया। अफगानिस्तान की जानिब से फजल हक फरूकी ने एक खिलाड़ी को आउट किया, जबकि नवीनुल हक ने 3 ओवर में 33 रन देके एक खिलाड़ी को आउट किया। मुजीबुर रहमान जो पाकिस्तानी बैट्समैनों को हिलने नहीं देता, 2 ओवर में 32 रन। करीम जन्नत ने आज अफगानिस्तान की जानिब से सबसे किफ़ायती बॉलिंग की, उन्होंने 2 ओवर में 13 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद रबी को 2 में 30, नूर अहमद को 3 में 35। तो अच्छी खासी मार खाई है अफगानिस्तान प्लेयर ने। इसी के साथ सीरीज में 2-0 की वाजिया बढ़तरी हासिल हो चुकी है अफगानिस्तान टीम को। तो ये तो था आज के दोनों मैचेस का अहवाल। तो देखते हैं आखिरी मैच में इंडिया विराट के साथ उतरेगा या विराट को रेस्ट करवाएगा और पाकिस्तान तीसरे मैच की किस स्ट्रेटजी के साथ उतरता है। इस वीडियो से फिलवक्त इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।